अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द पेपिलिडीमा, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी कि वो होती क्या है। उसके बाद हमने देखा उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इस पैथोजेनेसिस के किस तरह से जो है इंट्राक्रेनियल मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशराइज हुआ, उसकी वजह से हमारे पास सी एस एफ प्रेशराइज हुआ ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो एक्सोप्लाज्म जो है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो वो रुक गया, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो हमारी ऑप्टिक जो नर्व है उसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो एक्सॉन्स हैं उनकी एक्चुअली स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, उसके फाइबर्स थे। अब जब वो स्वेल होना शुरू हुआ तो इर्द गिर्द हमारी जो वेन्स पड़ी हुई थी उनके ऊपर प्रेशर आया, वो स्टेसिस हो गया, वहाँ पे ब्लड रुक गया। ब्लड रुकने की वजह से जब स्टेसिस हुआ तो सारा जो फ्लूइड है, सारा एक्सुडेट है, हेमरेजेस हैं, वो बाहर आना शुरू हो गए और हमें कॉटन वूल स्पॉट्स पैर हुए। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं कि जब भी हमारी किसी भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होंगी, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स डैमेज होंगी, तो उसकी वजह से जब एक्सोप्लाज्म एक्यूमुलेट होगा तो वो हमें ऐसे शो होगा जैसे कॉटन वूल पड़ी हुई है, वाइट कलर के हमें पैची स्पॉट्स नजर आएंगे रेटिना के ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले जो पेशेंट आएगा वो आपके पास जो है सिस्टमिक 3 तरह के सिम्टम्स लेके आएगा। एक सिस्टमिक सिम्टम्स लेके आएगा ओवरऑल जो उसकी बॉडी में हो रहे होंगे, ऑक्यूलर सिम्टम्स लेके आएगा जो उसकी आंख के अंदर पर्टिकुलरली हो रहे होंगे। ठीक है, और तीसरे दो ही होते हैं सॉरी। सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं, ऑक्यूलर सिम्टम्स होते हैं। सिस्टमिक मीन्स कि जो उसकी ओवरऑल बॉडी में हो रहे हैं, और ऑक्यूलर मीन्स जो उसकी आंख के अंदर हो रहे हैं। सिस्टमिक साइंस सिम्टम्स में क्या होंगे, पेशेंट आपको हेडेक की कंप्लेन करेगा। जब भी हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशराइज होता है ना, जब भी ऐसा होता है, सीएसएफ प्रेशराइज करता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है उसको हेडेक होगी, लाजमी होगी। ठीक है, तो पेशेंट आपको हेडेक की कंप्लेन करेगा। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसकी जो साइट होती है, कितनी इंटेंसिटी की हेडेक है, और जो साइट है वो पे डिपेंड करती है कि किस जगह पे, मतलब वो डिपेंड करती है, वो वेरिएबल हो सकती है। कोई किसी पेशेंट को कहीं पेन हो रही होगी, किसी पेशेंट को कहीं पेन हो रही होगी, किसी पेशेंट को किसी इंटेंसिटी की पेन हो रही होगी, कम हो रही होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन हेडेक होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के जो प्रेशर्स होते हैं वो मोस्टली जो दिन के टाइम ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगर बात करें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो हमारा होता है एक्चुअली एक्विस ह्यूमर का, वो भी इन द मॉर्निंग ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्राक्रेनियल प्रेशर की, सीएसएफ प्रेशर की, वो भी अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। इस वजह से पेशेंट जो है वो हेडेक की कंप्लेंट करता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह मुझे ज़्यादा हेडेक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर दिन के टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो बताएगा कि जब भी मुझे खांसी होती है, जब भी मुझे स्नीजिंग होती है, जब भी किसी भी किस्म का प्रेशर पड़ता है तो मुझे ज़्यादा हेडेक स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो बताएगा कि जब भी मैं वॉमिटिंग करता हूँ तो फिर मेरी हेडेक ख़त्म हो जाती है। तो ये पेशेंट आपको बताएगा हेडेक के बारे में, अपनी हेडेक के बारे में। आप उससे पूछेंगे आपको सर दर्द होता है, वो बताएगा हाँ। ठीक है, आप उससे पूछेंगे किस टाइम ज़्यादा होता है, कितना होता है, किस साइड पे ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन सी जगह पे होता है, ठीक है, किस वक्त वो एग्रीवेट होता है, किस वक्त वो रिलीव होता है, तो आपको ये सब हिस्ट्री देगा प्रॉपर। वॉमिटिंग के वक्त जो एक्चुअली हमारे पास जो है वो प्रेशर एक्चुअली रिलीव हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो हेडेक नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, पेशेंट आपको जो है वो दूसरी बात जो बताएगा हेडेक के बाद, वो बताएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिल खराब होता है मेरा, मुझे वॉमिटिंग आती रहती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग की हिस्ट्री देगा कि एकदम से मुझे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। और आप उससे पूछेंगे जो आपकी वॉमिटिंग होती है वो कैसी होती है। ठीक है, कूद के बाहर आती है या बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो आपको जो है वो हिस्ट्री देगा कि मेरी जो वॉमिटिंग होती है वो प्रोजेक्टाइल होती है, मतलब कूद के बाहर आती है। ठीक है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल की तरह बाहर आती है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, कि एक प्रोजेक्टाइल की तरह एंगल बना के वॉमिटिंग जो है कूद के बाहर आती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया। तीसरी चीज़ वो होती है डिटोरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि वो कहता है कि कभी कभार जो है ये वैसे लेट स्टेज में जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तब ये होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि बिल्कुल ड्राउजीनेस हो गई है, ऐसे मतलब ड्राउजीनेस मतलब नींद आना शुरू हो जाती है, और कभी कभार बिल्कुल ही अनकॉन्शियस जो है वो हो जाता। ठीक है, सो इस तरह से जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस होना। दूसरी बात जो ऑक्यूलर सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करेगा वो ये करेगा कि जो है मुझे मेरी आंखों के आगे ना पर्दा आ जाता है, काला पर्दा आ जाता है। ठीक है, इस तरह से वो बताएगा ब्लैकिंग आउट या ग्रेइंग आउट ऑफ विजन। कभी कभार क्या होता है कि मतलब दिन में बहुत दफ़ा 10 से 15 सेकंड के लिए मेरी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, काला पर्दा आ जाता है, बिल्कुल जैसे किसी ने मतलब साया आ जाता है किस्म का ना, तो वो ये कंप्लेन करता है। तो इस तरह से जो है वो पेशेंट कंप्लेन करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ वो ये बताएगा कि जो ये काला पर्दा आना जो होता है ना, ये
प्रेसिपिटेट होता है बाय सर्टेन चेंजेस ऑफ पोस्चर, कि किसी पोस्चर में काला पर्दा ज़्यादा आता है, किसी पोस्चर में नहीं आता, ठीक है। दूसरी जो बात कंप्लेन करेगा पेशेंट वो डिप्लोपिया की करेगा, ठीक है। ये किस केस में होगी, मैंने आपको बताया था कि जो वो हमारी होती है एक्चुअली जो इडियोपैथिक, मैंने आपको बताया था इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, उसमें डिप्लोपिया का केस था और साथ में लेटरल रेक्टस पाल्सी भी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट डिप्लोपिया की भी कंप्लेन कर सकता है कि मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं। क्यों हो सकती है, क्योंकि जब हमारे पास ऑब्वियसली इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हुआ है तो ऑब्वियसली रास्ते में क्या होंगी, हमारी नर्व्स होंगी, 3, 4, 6 नर्व्स जो है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो जब वो डैमेज होंगी तो ऑब्वियसली पेशेंट डिप्लोपिया के साथ कंप्लेन करेगा, ठीक है। सो ये आपके हो गए ऑक्यूलर सिम्टम्स। फिर हम बात करते हैं जो हम नोट करेंगे। ये पेशेंट ने दे दिया आपको सिस्टेमिक साइंस, सिस्टेमिक सिम्टम्स और ऑक्यूलर सिम्टम्स के हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। ऑक्यूलर सिम्टम्स में क्या बताएगा, कभी कभी मेरे आंखों के आगे जो है वो काला पर्दा आ जाता है और ये प्रेसिपिटेट होता है बाय सडन चेंजेस ऑफ पोस्चर। और डिप्लोपिया की पेशेंट कंप्लेन करेगा तब जब हमारी उसकी नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हम ऑक्यूलर साइंस की बात करते हैं, जो हम नोट करेंगे। अब आपने याद रखना है कि इसकी जो होती है स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है अर्ली पेपिलिडीमा की, दूसरी होती है फुली डेवलप्ड पेपिलिडीमा की, ठीक है। थर्ड होती है आपके पास जो होती है क्रोनिक पेपिलिडीमा की और फोर्थ होती है एट्रोफिक पेपिलिडीमा की, ठीक है। सबसे पहले अर्ली जो पेपिलिडीमा होता है, बिल्कुल अभी जब स्टार्ट हुआ होता है तो सिम्टम्स जो होते हैं वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं। जितने भी हमने सिम्टम्स देखे हैं, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिटेरियोरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है, ब्लैकिंग आउट, डिप्लोपिया, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो अर्ली पेपिलिडीमा में एब्सेंट होते हैं। विजुअल एक्विटी भी नॉर्मल होती है, पिपिल रिएक्शन भी नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर हम ऑफ्थेल्मिक फाइंडिंग्स करें, मतलब ऑफ्थेल्मोस्कोप से अगर हम देखें पेशेंट के ऑप्टिक रीजन को, ऑप्टिक कप को, ठीक है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा, जैसे हमें डिस्क पे थोड़ा सा हाइपरडेमिया मिलता है लेकिन ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। डिस्क पे थोड़ी सी रेडनेस आई होगी लेकिन ऑप्टिक कर्व बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होगी, हमने इसकी पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया था कि एक्चुअली क्या हो रहा था कि वीनस स्टेसिस हो रही थी, ठीक है। वेन्स में जो ब्लड था वो रुक गया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे जो डिस्क पे वेन्स होती हैं वहाँ पे उनकी पल्सेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। याद रखना है, क्योंकि पल्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली वेन्स में ब्लड रुक गया तो पल्स एब्सेंट होगी। थर्ड चीज़ जो आती है वो हमें नज़र आती है कि हमें ब्लडिंग ऑफ डिस्क मार्जिन नज़र आएगी, जो हमने ऑप्टिक डिस्क एडीमा में भी देखा था। और हमारे पास जो पेरीपेपिलरी नर्व फाइबर्स होंगी उनमें हमें स्ट्राइएशंस नज़र आएंगी, ठीक है। ये आपने जो 3 चीज़ें याद रखनी है कि अर्ली पेपिलिडीमा में विजुअल एक्विटी नॉर्मल है, पिupil रिएक्शन नॉर्मल है, सिम्टम्स एब्सेंट हैं, लेकिन ऑफ्थेल्मोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ी सी वहाँ पे हाइपरीमिया नज़र आती है डिस्क पे, डिस्क की जो मार्जिन होती हैं वो ब्लडी नज़र आती हैं और जो वीनस पल्सेशन होती है वो हमें एब्सेंट नज़र आती है बिकॉज ऑफ द वीनस स्टेसिस, ठीक है। दूसरी जो इसकी होती है हमारे पास स्टेज, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फुली डेवलप्ड पेपिलिडीमा। अब पहले पेपिलिडीमा अभी स्टार्ट हुआ था, अब वो फुली डेवलप्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑक्यूलर सिम्टम्स होंगे वो अब इसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। जो अर्ली पेपिलिडीमा में सिम्टम्स नहीं थे अब यहाँ पे वो आना शुरू हो जाएंगे। उसको पेशेंट को हेडेक भी होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब ऑक्यूलर सिम्टम्स उसको जो है वो आना शुरू होंगे। मीन्स दैट उसको काला पर्दा भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसको चीज़ें भी दो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अब फुली डेवलप हो गया पेपिलिडीमा, ठीक है। विजुअल एक्विटी इसमें भी नॉर्मल होती है, प्यूपिल रिएक्शंस इसमें भी नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हमने तीसरी चीज़ देखनी होती है वो होती है कि चौथी चीज़ वो होती है ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स, ठीक है। अब हमने ऑप्थेल्मोस्कोप से जब पेशेंट को देखा तो उसी तरह हमें डिस्क हाइपरेमिक यहाँ पे नज़र आएगी, ब्लड मार्जिन्स नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ऑब्सक्यूर होंगी, ठीक है, बिकॉज जो वेन्स हैं वो इंगॉर्ज्ड हैं, टॉर्चस हैं। यहाँ पे जो वेन्स होंगी वो इंगॉर्ज्ड टॉर्चस होंगी। वहाँ पे क्या थी, पहली वाली में वेन्स की पल्स एब्सेंट थी, ठीक है। यहाँ पे भी वेन्स की पल्स एब्सेंट है जब हमारे पास जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो 20 to 25 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब इंट्राक्रैनियल इतना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना 25 मिलीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, तो तब उस केस में क्या होता है, वीनस पल्सेशंस एब्सेंट हो जाती हैं, ठीक है। कोई मतलब इसमें ख़ास चीज़ डिफरेंट नज़र नहीं आई अभी तक, लेकिन और हम देख लेते हैं, हमें हेमरेजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे अब ख़ास चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं जो स्पेसिफिक होती हैं फुली डेवलप्ड पेपिलिडीमा में, कि यहाँ पे आपको जो है वो हेमरेज नज़र आता है। हेमरेज आपको यहाँ पे स्प्लिंटर या फ्लेम शेप नज़र आ सकते हैं डिस्क के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये आपके एडिशनल चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आएंगे जो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। मैक्यूलर स्टार, ठीक है, मैक्यूलर स्टार जो होता है
वो भी इसमें नज़र आता है। मैक्युलर स्टार मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनमें से जब हमारा लिपिड एक्सुडेट बाहर आता है ना, तो उसकी वजह से हमें मैक्यूला के ऊपर ना वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर से लिपिड एक्सुडेट बाहर आया, वो मैक्यूला की जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होती है वहाँ पे आगे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं लिपिड एक्सुडेट्स, और ऐसे लगता है जैसे मैक्यूला के ऊपर कोई स्टार बना हुआ है, जैसे आपको नज़र आ रहा है येलो कलर के लिपिड एक्सुडेट्स हैं। ठीक है, और ये इस तरह से मैक्यूला के अंदर जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है वहाँ पे ये स्टार बना के बैठ जाते हैं। इनको हम मैक्युलर स्टार कहते हैं। ये हमारे पास और भी जगहों पे हो सकता है, लाइक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी ये हो सकता है, न्यूरो रेटिनाइटिस में भी हो सकता है, और पेपरिडीमा में भी हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, सो ये आपके पास मैक्युलर स्टार आपको नज़र आता है। इसके अलावा आपको पैटर्न्स लाइंस नज़र आती हैं। पैटर्न्स लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं कि जब डिस्क पे एडिमा हो जाता है ना, तो एडिमा की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। वो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वो बल्ज करना शुरू कर देते हैं और हमें वहाँ पे लाइंस या फोल्ड्स नज़र आते हैं। ठीक है, लाइंस या फोल्ड्स नज़र आते हैं, और ये जो लाइंस हमें प्रोमिनेंट सी नज़र आती हैं, ठीक है, रेडिएटिंग लाइंस अराउंड द ऑप्टिक डिस्क, इसको हम कहते हैं पैटर्न्स लाइंस। ठीक है, ये किस केस में होता है? जब एडिमा हुआ होता है। एडिमा की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो जो प्रेशर पड़ने की वजह से वो बल्ज करना शुरू कर देते हैं और लाइंस या फोल्ड्स बन जाते हैं, जो कि हमें रेडिएटिंग लाइंस नज़र आती है अराउंड द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, सो ये आपको नज़र आएगा, और सेंट्रल कप अभी भी ठीक है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आएगी वो है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। ये इसमें प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट मीन्स के एडिशनल पॉइंट है जो हमारे पास अभी पहली स्टेजेस में नहीं था। पहले दोनों स्टेजेस में विजुअल एक्विटी ठीक थी, यहाँ पे हमारे पास विजुअल एक्विटी नॉर्मल नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम हेमरेजेस एक्सुडेट्स नज़र आएंगे, डिस्क एडिमा जो नज़र आ रहा था हमें, सॉरी उसमें ऐसा कि दूसरी वाली स्टेज में फुली डेवलप में वो हेमरेजेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि क्रोनिक स्टेज है, आहिस्ता आहिस्ता हेमरेज भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, एक्सुडेट्स भी वहाँ से गायब हो जाएंगे, एडिमा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिस्क पे देखोगे कि हेमरेजेस नहीं है, एक्सुडेट्स नहीं है, डिस्क एडिमा नहीं है, इट मीन्स दैट कि आपके पास क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, अब जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो होती है कि डिस्क जो अपेयर होती है वो आपको शैम्पेन कॉर्क की तरह नज़र आती है। जैसे आपके पास शैम्पेन कॉर्क है, इसके ऊपर ये शैम्पेन के ऊपर जो कॉर्क सी लगी होती है उसको बंद करने के लिए, तो ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये इस तरह से वो रिजेंबल कर रही होती है ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, विजुअल फील्ड जो होती है उसमें हमें ब्लाइंड स्पॉट नज़र आता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कैसे होता है कि विजुअल फील्ड जो होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आपको पता है ना ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन होता है एक्चुअली जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। जो ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट होता है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में कि ब्लाइंड स्पॉट जो होगा उसका एरिया इनलार्ज कर जाएगा, वो इनलार्ज करना शुरू कर देगा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और हमारे पास जो होगा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो इनलार्ज करेगा, और जो विजुअल फील्ड होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। जितना ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होगा विजुअल फील्ड उतनी ही कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, सो ये आपके पास। इसके अलावा एट्रोफिक पेपरिडीमा फोर्थ स्टेज आ देती है। एट्रोफिक मीन्स यहाँ पे पूरी तरह से जो है एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, अब ये होती है 6 से 9 महीने तक। अगर पेपरिडीमा को हमने ट्रीट नहीं किया तो 6 से 9 महीने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि पूरी तरह से एट्रोफी हो गई है तो विजुअल एक्विटी पूरी तरह से सीवियरली इम्पेयर होगी। ठीक है, और डिस्क जो होगी वो हमें ग्रेइश वाइट नज़र आएगी और ब्लड मार्जिन्स नज़र आएंगी। जब आपको डिस्क ग्रेइश वाइट नज़र आएगी और ब्लड मार्जिन्स नज़र आएंगी, मतलब पहले कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि ग्रेइश वाइट डिस्क होगी, यहाँ पे जब भी आपको ग्रेइश वाइट डिस्क नज़र आएगी इट मीन्स कि यहाँ पे एट्रोफिक पेपिलिडीमा हो गया। डीडीज क्या हो सकते हैं पेपिलिडीमा के, कि इसमें हमें लग सकता है कि पेपिलिडीमा जो पेपिलाइटिस है, ठीक है, या सूडो पेपिलिडीमा भी हो सकता है। सूडो पेपिलिडीमा किस केस में होता है? जब ऑप्टिक डिस्क ड्रूजन हो। ऑप्टिक डिस्क ड्रूजन क्या होती है एक्चुअली, कि जब हमारे पास रेटिनल गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ना वो डीजेनरेट होते हैं, तो उसकी वजह से एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, मतलब जो एक्सॉन के अंदर सारा वो होता है ना मटीरियल, म्यूकोप्रोटीन्स, म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कैल्सीफाई होना शुरू हो जाते हैं। उनकी कैल्सिफिकेशन की वजह से ना हमें ये ऑप्टिक डिस्क ड्रूजन नज़र आती है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क ड्रूजन नज़र आती है, तो ये जो कैल्सिफिकेशन की वजह से हमें नज़र आती है, तो ऐसा लगता है जैसे पेपिलिडीमा है, लेकिन ये सूडो पेपिलिडीमा होता है, मतलब ये एक्चुअली पेपिलिडीमा नहीं होता। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी हमें सूडो पेपिलिडीमा से हम जो वो कंफ्यूज कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमारे आईबॉल जो होता है ना वो शॉर्टन, मतलब उसकी जो एक्सिल लेंथ होती है वो शॉर्टन होती है, तो वो जो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ऐसे लगता है जैसे अंदर प्रेशर की वजह से एडीमा हुआ है, लेकिन वो एडीमा नहीं होता। ठीक है, सूडो पेपिलिडीमा होता है वो। इसके अलावा परसिस्टेंट हाइलॉइड टिश्यू, ठीक है, आपको पता है ना कि वो जो हाइलॉइड होता है टिश्यू जो कि हमारे पास न्यू बॉर्न्स के अंदर होता है और बाय बर्थ, ठीक है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है,
लेकिन अगर वो परसिस्ट रहता है तो हमें ऐसे लग सकता है कि वो सूडोपेपिलिडीमा है जो जस्ट आपके पास डीडीज़ है। ठीक है, फिर हमने असेसमेंट करनी होती है। असेसमेंट हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।